नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे। बात होगी 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देशवासियों की प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो इसके साथ ही साथ बात दिल्ली के चुनावी संग्राम की भी होगी, जहां यमुना की सफाई पर अब सियासत सिमटती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आज ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बीजेपी का संकल्प पत्र का जो तीसरा हिस्सा है वो भी जारी किया गया है और उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल भी उठाए हैं बीजेपी ने। इसके अलावा बात हम करेंगे कि तहव्वुर राणा, जो कि 26/11 मुंबई हमलों का खास किंग पिन कहा जाए या ये फिर कहा जाए कि वो मास्टरमाइंड था, उसकी वापसी का, उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो रहा है। ये भारतीय एजेंसियों के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। तो किस तरह से रास्ता साफ हुआ, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं न्यूज नाइट में क्या है हेडलाइंस। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का किया आह्वान, एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया अहम। लोकतंत्र का 76वां भव्य पर्व मनाने के लिए देश तैयार, कर्तव्य पथ पर दिखेगी सांस्कृतिक और सामरिक ताकत की झलक। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। भीषण हुआ दिल्ली का चुनावी रण, जारी हुआ भाजपा का संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा, किए आवास, रोजगार और यातायात से जुड़े बड़े वादे, यमुना सफाई पर घिरे केजरीवाल। आतंक के खिलाफ भारत को एक और बड़ी सफलता, मुंबई हमले के सरगनाओं में शामिल तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई तहव्वुर राणा की याचिका। तो 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देशवासियों के प्रगति से के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया, कहा कि साथ मिलकर कदम ताल करें विकास की राह पर, वहीं रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को उन्होंने नमन किया और देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर भी खुशी जताई। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश भारत की उपलब्धियों को सराहने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर राह दिखाने वाला भी रहा। राष्ट्रपति ने रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया, वहीं देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सफर में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि इस पहल से न केवल जनहित में बहुत से लाभ होंगे, बल्कि राष्ट्र के संसाधनों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को
नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति ने युवाओं के लिए पैदा हो रहे नए अवसरों को रेखांकित किया। वहीं आम आदमी का जीवन आसान बनाने से जुड़े सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। तकनीक के समावेश से बेहतर शासन सुनिश्चित करने का भी राष्ट्रपति के संबोधन में जिक्र सुना गया। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। राष्ट्रपति ने मिशन लाइफ जैसी पहल की भी चर्चा की, जो आज पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली मुहिम साबित हुई है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से बापू के सपनों को साकार करने की दिशा में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रपिता का ये संदेश दोहराया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत धीरे। सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात होगी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्तालाप की। राष्ट्रपति जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है और ये जो कल गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसमें वो मुख्य अतिथि भी हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई और तमाम मुद्दों पर बड़े फैसले भी लिए गए। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दोनों देशों ने अपने हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए। व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास में सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। इंडोनेशिया को आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। भारत इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण हैं। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया यात्रा का न्योता दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। We also thank you, Prime Minister, for your assistance. We study your programs, we send technical teams, and now we are implementing many of the programs which for us has been good examples in which we would like to basically to learn from your experience. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। खास बात यह है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इससे दोनों देशों की निरंतर मजबूत दोस्ती को भी देखा जा सकता है। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता की, और इसके बाद अब बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है, बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है, बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। और दिल्ली चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए तीसरे हिस्से में अनधिकृत कॉलोनियों, श्रमिकों, दुकानदारों और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की। इस मौके पर अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वादे तो करते हैं पर उन्हें पूरा
पूरा नहीं करते। शाह ने दिल्ली के पूर्व सीएम पर शीश महल के साथ ही यमुना की सफाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। दिल्ली चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा और आखिरी हिस्सा जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनधिकृत कॉलोनियों, श्रमिकों, दुकानदारों और युवाओं के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की। संकल्प पत्र के इस तीसरे भाग में कई श्रेणी के कामगारों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक, युवाओं को रोजगार के अवसर, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा जैसे वादे किए। तो साथ ही दिल्ली की सूरत बदलने के लिए यमुना को साफ कर रिवर फ्रंट बनाए जाने, नई इलेक्ट्रिक बसों के जरिए 100% ई बस सिटी बनाने, मेट्रो फेज 4 का काम पूरा करके एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का संकल्प भी जाहिर किया। शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। LNDO के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के पहले हिस्से में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, LPG सिलेंडर पर रियायत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपए की पेंशन की घोषणा की। तो मैनिफेस्टो के दूसरे हिस्से में छात्रों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा, दलित छात्रों को वजीफा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को 15,000 रुपए, घरेलू सहायकों और ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाओं का ऐलान किया था। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का कोरा झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। वहीं चुनावी रण में बीजेपी के सामने खड़ी आम आदमी पार्टी ने संकल्प पत्र पर सवाल उठाए। देखिए, जैसे सीरियल्स के सीजन 1, सीजन 2 आते हैं, वैसे ही इस बार भाजपा का संकल्प पत्र सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आया है। होपफुली ये फिनाले होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इस बार दिल्ली के चुनाव में वादों की भरमार है। तीनों दल इस मामले में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी चुनावी वादों की झड़ी लगाई है और दिल्ली की सत्ता की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर आप, बीजेपी और कांग्रेस ने लगातार वादे करके दिल्ली की चुनावी तपिश को बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इन संकल्प पत्र और चुनावी घोषणाओं के जरिए जो चुनावी तपिश है वो बरकरार है और दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है और चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। हर दिन सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता के बीच पैठ बनाने और अपना विश्वास जमाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। जनता दम साधकर इस पूरी सियासत को परख रही है। दिल्ली में चरम पर प्रचार, अमित शाह ने भरी हुंकार। दिल्ली में अब आर पार। दिल्ली में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रण में स्टार प्रचारक कमान संभाले हुए हैं। जनसंपर्क से लेकर जनसभाओं में आरोप प्रत्यारोप के तीर छोड़े जा रहे हैं। चुनाव में वादा और वादा खिलाफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाने के लिए एक एक संकल्प को सिद्धि तक जाने का भरोसा दिला रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में झाड़ू लगाने की बात कह रही है। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का काम और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है। आप इस बार ये आपदा को हटा दो। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए
मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, मोहन यादव आ गए, नायब सैनी आ गए, भजनलाल शर्मा आ गए, पुष्कर धामी आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए। अब मैं मोदी जी से कह रहा हूं ट्रंप को भी बुला लीजिए, लेकिन जीतेगा तो भाजपा आम आदमी पार्टी के पोस्टर से आतिशी की तस्वीर गायब होने से केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बता रही है। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को भी लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर नहीं बोलने पर कांग्रेस भी भाजपा के निशाने पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर आतिशी जी हैं, क्या वो बेईमान हैं? आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर उनका चेहरा क्यों नहीं? महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल हैं, केवल अपने आप को देखते हैं, अपने से बाहर नहीं आते और आज सारी दुनिया उनको देख के हंसती है। वही लोकसभा चुनाव में आप के साथ जुगलबंदी करने वाली कांग्रेस अब उसे भाजपा की बी टीम बता रही है। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, बस इनमें कोई फर्क नहीं। हम दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। भाजपा और आप के बीच बढ़ते घमासान के दौरान कांग्रेस ने ऐसी 12 सीटों की पहचान की है जहां उसके उम्मीदवारों को बढ़त हासिल होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर पार्टी इन सीटों पर अपने प्रचार को केंद्रित कर रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन को भुनाने की योजना बना रही है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक और मुद्दा है जो दिल्ली की सियासत के केंद्र में है। दरअसल यमुना की सफाई का मामला दिल्ली की सियासत के केंद्र में आता जा रहा है। लगातार इस पर प्रश्न हो रहे हैं, वार प्रतिवार हो रहा है और कि बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को उनका चुनावी वादा याद दिला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसे ये वादा पूरा करने में अभी 5 साल और लगेंगे। फिलहाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कि कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यमुना सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। यही वो वादा है जिसके दम पर केजरीवाल की सियासत को यमुना में डुबोने की तैयारी हो रही है। विपक्ष केजरीवाल से यमुना की सफाई पर किए गए वादे पर जवाब मांग रहा है। केजरीवाल को चुनावी रण में चुनौती दे रहे प्रवेश वर्मा शनिवार को केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना किनारे पहुंच गए। इस अनूठे प्रतिरोध में उन्होंने केजरीवाल की डुबकी का वादा याद दिलाते हुए उनके कटआउट को ही डुबकी लगवा दी। ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और दिल्ली सरकार कहती है हमने 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया। यमुना की सफाई को लेकर सवाल बढ़ते देख आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ प्रवेश वर्मा के सांकेतिक विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए बदजुबानी पर उतर आईं। प्रवेश वर्मा वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सके। इतना पैसा कमाया भ्रष्टाचार से और दोनों हाथों से वो पैसा लुटा रहे हैं, फिर भी ना उनको ग्राउंड पे कोई पूछ रहा है और ना मीडिया में कोई पूछ रहा है। यमुना सफाई का मुद्दा वैसे तो कई बरस आप सरकार के गले पड़ा हुआ है, लेकिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार पर सवालों की झड़ी सी लग गई है। अब तो कांग्रेस भी इसे लेकर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई, दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का
सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। यमुना की सफाई का सवाल केवल सियासी नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में से एक के पर्यावरण से भी जुड़ा है। इसके किनारे बसी दिल्ली की लाखों की आबादी पर नदी के प्रदूषण का सीधा असर पड़ता है। भाजपा पूछ रही है कि अगर तमाम कस्में वादों के बावजूद यमुना साफ नहीं हुई तो 8,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, जिन्हें केजरीवाल सरकार ने नदी सफाई के खर्चे में दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और यमुना सफाई का मुद्दा लगातार जो सुर्खियों में है और उसके साथ ही साथ आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो ये सारे विषय आज हमारी चर्चा का विषय रहेंगे। और हमारा विशेष भी आज यही है, दिल्ली के चुनावी संग्राम में बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली के चुनावी संग्राम में बीजेपी का संकल्प पत्र, ये आज हमारा विशेष है। दिल्ली चुनावी संग्राम में बीजेपी का संकल्प पत्र। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। शाजिया जी बहुत स्वागत है आपका। अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं। अनमोल जी बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, विजय जी बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगावकर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। और अगर अनमोल जी आपके साथ शुरुआत करें, केजरीवाल का ये वादा लगातार अब जिसको कहते हैं कि बूमरैंग करना, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ख़ासतौर पर इस विषय पर बोलने के अलावा बाकी सारी बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस पर कब बोलेंगे? और एक बात जो मेरे मन में आती है कि जब ये कहा कि अगर यमुना सफाई नहीं होगी तो वोट मत दीजिएगा, तो नैतिक अधिकार पर तो वोट, नैतिक तौर पर तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं बचता आप लोगों को। देखिए, आप पीछे से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा आपके यहाँ से ना। मैं सभी अपने जो पैनलिस्ट हमारे गेस्ट हैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा अपने यहाँ का ऑडियो देखें, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टूडियो से कोई ऑडियो नहीं है। बाकी जगहों पर अगर किसी के साथ में ऑडियो आ रहा है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लें, क्योंकि सारे मेहमान फिर बोल सकेंगे। जी जी हाँ जी, अभी ठीक है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि वो विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे, उन्होंने 25,000 नए क्लासरूम बनाए। उन्होंने वादा किया था कि वो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उन्होंने 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हॉस्पिटल बनाए। दिल्ली में 39 फ्लाईओवर बनाए, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन बनी, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे, 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगी, 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन हमने बनाई। और हमने ईमानदारी से इस बात को भी माना कि हमने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम यमुना को साफ करेंगे, जिसके लिए हमने दिल्ली की जनता से कुछ समय और मांगा है। हमने ये भी वादा किया था कि हम सड़कों को जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसा बनाएंगे, वो वादा करने के लिए भी हमें कुछ समय चाहिए। और तीसरा हमारा वादा था कि हम दिल्ली में जो भी हमारा गंदगी वगैरह है उसे भी हम साफ करेंगे। तो इसके अलावा हमने अपने किए गए वादों को पूरा किया है। यही कारण है कि दिल्ली की जनता बार बार हमारे ऊपर विश्वास जताती है, हमारे ऊपर भरोसा करती है। ठीक है, तो इस भारतीय जनता पार्टी एक और जहां वादे, आपने लंबी फहरिस्त गिनाई, लेकिन भाजपा जहां एक और वादे करती है दिल्ली की जनता के लिए, उन्होंने कहा कि जी हम बहुत सारे जो घोषणाएं की हैं उन्होंने, ये उस घोषणाओं का सार है। ठीक है, ये संकल्प जो है उनका, ये संकल्प है। पहला संकल्प है कि सारी कल्याणकारी योजनाएं रोकी जाएंगी। पहले संकल्प पत्र में कहा मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे, दूसरे संकल्प पत्र में कहा मुफ्त शिक्षा बंद होगी। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है लाइव डिबेट में, सुनिए ना अनमोल जी, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो जारी रहेंगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसका शाजिया इल्मी से ही पूछ लेते हैं। शाजिया इल्मी, ठीक है, शाजिया इल्मी, ठीक है, 10 सेकंड दीजिए ना। आपने अपनी बात कह ली, फिर आएंगे आपके पास नेक्स्ट राउंड में। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब अर्ज़ है।
और मैं आपके माध्यम से, और मैं मानती हूँ कि दूरदर्शन सबसे ज्यादा घरों में पहुंचता है। देखिए, एक बहुत खतरनाक झूठ जो है बेचा जा रहा है, फेंका जा रहा है। अभी भी आपने सुना, और ये लेटेस्ट उनकी साजिश है, और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी भी आपने झूठ सुना, आपके पास फोन कॉल्स भी आएंगे। और एक मेरे पास ये फोन कॉल आया है जिसमें ये झूठ केजरीवाल जी बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं, चलवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सारी जो कल्याणकारी सेवाएं हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो, भाजपा खत्म करेगी। आज अमित शाह जी ने इसके बारे में बात की है कि उसको तो छोड़िए, वो तो होंगी ही, लेकिन वो कायदे से होंगी, और बढ़ चढ़कर उसके साथ जो सारी योजनाएं कल्याणकारी, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या महिलाओं के लिए योजना हो, वो पूरी की जाएंगी। तो मैं सबसे कह दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार हर जगह आएंगे और आपको भड़काएंगे, झूठ बोलेंगे, फोन कॉल्स भी आएंगे। मेरे पास 3 नंबर से मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आपने अनमोल जी को सुना कि सब खत्म हो जाएगा, तो ये बाकायदा र्यूमर मॉन्गरिंग और अफवाहबाजी में अब उतर आए हैं। सच तो ये है कि केजरीवाल जी ने खुद माना है कि भाई मेरे, मुझसे गलती हो गई, ना तो मैं यमुना माँ की सफाई कर पाया जो मैंने झूठ बोला था, ना मैं सड़कों की सफाई कर पाया, ना सड़कें बनवा पाया, और ना ही मैं साफ पानी लोगों तक दे पाया। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत ही जरूरी बात है, जिसके लिए अनमोल जी बता रहे थे, लोगों ने दिल से उनको जिताया था और जो कह रहे थे कि इसके वजह से वो जीते हैं। अन्ना हजारे जी की 3 शर्तें थी। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार उनमें से बहुत बड़ी एक शर्त थी, और भ्रष्टाचार और यूपीए 2 और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सारी मुहिम हुई थी। दूसरी बात थी नोट से वोट और वोट से नोट, और तीसरी बहुत जरूरी बात थी शराब। और आप सोचिए, ऐसे निर्लज लोग ये कि शराब बेच रहे थे। सोचिए, फ्रांस की मारी एंटोइनेट, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, बगावत हुई थी, तो कहा जाता है मारी एंटोइनेट जो महारानी थी, वो केजरीवाल जी अब बन गए हैं। वो कहती थी रोटी नहीं है तो केक बांटो, इनको देखिए कहते पानी नहीं है तो शराब बांटो, खुद पियो, पिलाओ और खूब पैसा कमाओ। तो ये शराबखोरी की जो बात है और मुनाफाखोरी की शराब पर और आबकारी नीति पर है, इसके लिए केजरीवाल जी को वोट तो छोड़िए, बद्दुआएं तक मिलेंगी, और दिल से बद्दुआएं मिलेंगी। ठीक है विजय कौशिक जी, ये तमाम मैं जवाब दूं। 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? जल निगम का घोटाला है, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, अनमोल पवार से, लेकिन उसके पहले ले आते हैं। क्या है वो, कहाँ गया भाई मेरे, वो तो बता दो। भर की बातें बात बताना। ठीक है, जब अनमोल पवार आपके पास आएंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इस चर्चा में विजय कौशिक जी को लाना चाहता हूँ। विजय कौशिक जी, ये लगातार हो रहा है कि किसका वादा सच्चा, किसका झूठा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और ऐसे में आप कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस थोड़ा फिसलती हुई, पीछे होती हुई जा रही है? देखिए निखिल भाई, जब लगातार 3 बार सत्ता में रहकर शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम चुनाव हारे, उस समय हमने दिल्ली को नंबर 1 बनाकर छोड़ा था। चाहे सड़कों की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, किसी भी मुद्दे में दिल्ली नंबर 1 थी। और देखिए, इसे राजनीतिक झूठता कहा जाएगा कि नंबर 1 दिल्ली इनके हाथ में लगी आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं किया, और कितनी राजनीतिक धूर्तता के साथ कह रहे हैं कि इन्हें समय कम मिला है, इन्हें समय और चाहिए। अरे भाई, 10 साल का समय कम थोड़ी ना होता है, और कौन सा समय चाहिए? आपके समय में यमुना को लेकर जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, और जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके यमुना को शुद्ध करने का वादा किया था, आज आधी से ज्यादा दिल्ली जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है। पीने का पानी घरों में शुद्ध नहीं आ रहा। किसी खास इलाके में जाकर केजरीवाल जी पीने का पानी पीकर दिखाते हैं कि देखिए मैं तो शुद्ध पानी पी रहा हूँ। केजरीवाल जी जनता की आंखों में इतनी धूल मत झोंकी है। आपने शायद एक बहुत महंगा चश्मा अपने लिए बनवा लिया है, जिसमें से आपको अपना शीश महल झोपड़ी दिखाई देता है। इसमें आपको कूड़े के पहाड़ गायब दिखाई दे रहे हैं और यमुना साफ दिखाई दे रही है। और जब बरसात के दौरान दिल्ली की जनता के लोग डूब कर मरते हैं, तब आपको वो भी नहीं दिखाई देता अपने स्क्रीन की चश्मे में से। कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जेल से बाहर आए आप, कोर्ट के आदेश के चलते आपको सीएम पद छोड़ना पड़ा। आपने खुद से इच्छा से नहीं छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा। और आज भी आपका एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और जो हजारों करोड़ आपने डकार रखा है घोटालों के आड़ में, घोटाले कर करके,
उसको आप हजम करना चाहते हैं, उसे बचाए रखना चाहते हैं, जेल जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से आप सत्ता हासिल करने के लिए मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। जनता सब समझती है और कांग्रेस इस बार सत्ता में आने जा रही है। ठीक है समीर चौगांवकर जी, ये आपने देखा होगा कि 10-12 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो कम से कम एक ये बात कही जा रही थी कि अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं और कट्टर ईमानदार हैं। आज जो सारा विमर्श, सारी चर्चा चुनाव के बीच में झूठे वादे और फिर भ्रष्टाचार, इस पर सिमट कर रह गई है। किस तरह से देखते हैं ये पूरा 360 डिग्री टर्न दिल्ली की पॉलिटिक्स में, जनता कैसे ले रही है इसको? देखिए, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 10 साल प्रचंड बहुमत दिया था। उस बहुमत पे केजरीवाल को बहुत सी बातें प्रूव करना थी। मुझे लग रहा है केजरीवाल बहुत चूके हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है अमोल पवार जी, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इंटरनल लोकपाल अपॉइंट किया था एडविलर रामदास को कि पार्टी के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो तो रामदास इंटरनल लोकपाल रहेंगे। कुछ दिनों बाद उनको हटा दिया और आज 10 साल हो गए, पार्टी के अंदर इंटरनल लोकपाल तक नहीं था। तो उसके लिए तो आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो आपको एलजी की परमिशन या प्रधानमंत्री मोदी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। आप अपने पार्टी के अंदर लोकपाल जो था रखा आपने कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया। तो मुझे लग रहा है कि वर्किंग बता रही कि आपने जनता से किस मुद्दों पर आए थे। आप शीश महल बनवाते हो, आप यमुना सफाई की बात करते हो। 10 साल का समय कम नहीं होता है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि 10 साल का सफाई नहीं होती, लेकिन कुछ करके तो दिखाते। यमुना में यमुना और ज्यादा बुरी हो गई। आपने शराब की दुकानें इस तरीके से खोली, लिकर पॉलिसी आप लेकर आए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इन सब बातों का अब जवाब देना पड़ेगा और 10 साल बाद केजरीवाल को ये लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता जवाब पूछने वाली है। और जहां तक योजनाओं का सवाल है केजरीवाल के, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जो सरकार योजनाएं लागू कर रही थी वो योजनाएं कोई बंद नहीं होगी। उसके अलावा और जो योजना है वह भारतीय जनता पार्टी इससे कंटिन्यू करने वाली है। मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद अब जनता केजरीवाल से पूछ रही है और केजरीवाल को कई मामलों में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस चुनाव में उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कौन परिणाम भुगतेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, पता चलेगा। लेकिन अनमोल पवार बहुत सारे सवालों से घिरे हुए हैं। बहुत जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इंटरनल लोकपाल से लेकर शीश महल तक, शराब की एक पर एक फ्री। तो जिसको कहते हैं कि मैंडेट एक पूरा ज़बरदस्त लेकर आए थे कट्टर ईमानदार बनकर अरविंद केजरीवाल, और अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप और फिलहाल किसी नेता पर लगे हुए दिखते नहीं है। देखिए, कट्टर ईमानदार भी हैं, कट्टर देशभक्त भी हैं और कट्टर जिद्दी भी हैं, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं, हमारी रगों में जुनून दौड़ता है। इस देश की व्यवस्था को बदलने का जुनून जो हमने दिल्ली में पिछले 10 साल में करके दिखाया, और जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को आज दिख रही है, उसका कारण यह है कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति 21,000 रुपए का फायदा कर रहा है हमारी योजनाओं से। हमने महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह का आश्वासन दिया है। हमने पुजारी ग्रंथि को 18,000 रुपए प्रति माह का आश्वासन दिया है। ये जो हमने बुजुर्गों के लिए ये सारी योजना एक बार आप बता चुके हैं, आश्वासन दिया है, जो सवाल है जिसमें सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज मुफ्त मिलेगा। अनमोल जी, आपने कहा ग्रंथियों को, अनमोल जी आपने कहा ग्रंथियों, आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे। नहीं, कुछ बस छोटा सा सवाल है, आप बोलिएगा बस एक छोटा सा ले लीजिए ना, एक छोटा सा सवाल लेते चलिए, छोटा सा सवाल भाजपा से तो उसको बता दीजिएगा। छोटा सा सवाल राजनीतिक विश्लेषक से समीर चौगांवकर को भी नहीं रोका भाई, समीर चौगांवकर को भी नहीं रोका, किसको नहीं रोका? आपने कहा कि ग्रंथियों को देंगे, आपके साथ ये हो रहा है कि आपने जो मौलानाओं को देने के लिए बात कहा था वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सवाल तो उठेगा ना, तो उसका भी जवाब देते हुए तब आगे बढ़िए। बड़ी दिक्कत हो रही है मौलानाओं से, मौलानाओं को बड़ी याद आ रही है आपको? नहीं, हमें क्यों याद आएगी? और बिल्कुल याद आएगी। जनता, आप ये बताइए, वादा किया था नहीं किया था? मैं कह रहा हूं जनता 18 महीने से वेतन दिया है नहीं दिया, उसके बाद फिर आपने पुजारियों को वादा कर दिया, तो सवाल पूछ रहे हैं आप, मेरे ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं। सुन तो लो पहले, हद है। तो सवाल नहीं, मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, जितना समय आपने उन्हें अब आप बोलिए, मुझ पर टॉन्ट मारने के बजाय आप बोलना चालू करिए। ठीक है, हम यहाँ जनता के जवाब देने बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जनता के जवाब देने बैठे हैं, सारे जवाब देंगे, सारे जवाब। ठीक है, सुनिए,
सुनिए बात सुनिए पहले। हम जो है छात्रों के लिए 50% जो है मेट्रो में रिबेट और फ्री बस सेवा का हमने आश्वासन दिया है। हमने जो किराएदार हैं उनके लिए फ्री बिजली पानी का आश्वासन दिया है। हमने अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत छात्रों के लिए फ्री पढ़ाई का आश्वासन दिया है। ये कारण है कि भाजपा बौखलाई हुई है। अब मैं आपके जवाब पे आ जाता हूँ। अब बड़ा झूठ परोसा जा रहा था कि मोदी जी ने फलाना वादा कर दिया, मोदी जी ने फलाना कह दिया कि जी फ्री की रेवड़ी देंगे। आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हटाना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये कह रहे हैं मोदी जी रेवड़ी कल्चर को हटाना है। दिल्ली में 2 सरकार चलती हैं, एक आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम की राजनीति करती है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे आज दिल्ली की जनता पूछ रही है। आपने इस बात का लेकिन इतनी देर से सारी बातें बताई, मोदी जी का ऑडियो भी सुना दिया। यही बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, यही बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये नहीं बताया कि मौलानाओं का वेतन काटा क्यों और ग्रंथियों को देने की बात क्यों कर रहे हैं। आप वो बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको खुला स्पेस नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप नहीं दे रहे। पूरी जनता देख रही है कैसे जैसे हमारी आवाज रोकी जा रही है ना। मैं तो फिर आज सुनिए ना, देश की जनता अनमोल जी सुनिए ना, के लिए लड़ रही है। अनमोल जी सुनिए ना, मैं तो फिर स्पेस दे रहा हूं। मैं तो फिर स्पेस एक मिनट विजय जी, 1 मिनट। मैं तो आपको फिर स्पेस दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा सवाल था, उसका जवाब छोड़ के आपने बाकी सब बताया। चलिए आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। शाजिया इल्मी के पास जाएंगे। शाजिया इल्मी ये कह रहे हैं कि हमने तो सारे वादे पूरे किए हैं और बीजेपी बौखलाई हुई है। देश कितने बौखलाए हुए और कितने उनके मुंह पे हवाइयां उड़ती हुई दिख रही हैं, सबको दिख रहा है। ये देखिए जिले लाही साहब को तो जेड सिक्योरिटी भी कम नजर आ रही है। वो इंसान जो बाकायदा कहता था कि हमारी सिक्योरिटी हटा दो, हम तो इतने सिक्योर हैं, वो अपने ऊपर थप्पड़ पड़वाता है, पानी गिरवाता है, पत्थर गिरवाता है और कहता है हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा दो। Z+ भी काफी नहीं है, तो इनके बारे में क्या कहें। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे, नए नए आए हैं, पता नहीं कब थे अन्ना हजारे आंदोलन में, तो किसी ने इनको देखा नहीं। लेकिन अभी भाई साहब क्या बोले कि हमारे रगों में खून है और देश के लिए हम काम करना चाहते हैं, खून दौड़ता है राष्ट्रवाद का। अच्छा, आपके रगों में इस वक्त तो सिर्फ विस्की और बियर और शराबें ही घूम रही, और मुझे लगता नहीं है खून जो आपका है पानी भी नहीं शराब में बदल गया है, तब्दील हो गया और दुनिया देख रही है। और खुद केजरीवाल जी इसका जवाब दें कि 8,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार दिए गए थे यमुना के लिए, उसका क्या हुआ। जल निगम में पहली बार इतना जबरदस्त घोटाला कैसे संभव है और क्यों टैंकर माफिया पूरी तरह से उसका दबाव बना हुआ है। ठीक है मैम, हमारे पास टाइम नहीं रह गया है, हमारे पास समय नहीं रह गया है। जवाब दे जी ठीक है, हमारे पास समय नहीं रह गया। मैं चाहता हूं कि अगर 15-15 सेकंड में विजय जी और समीर जी कुछ कहना चाह रहे हो। समय बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी जैसा गिरगिट राजनीति में मेरे ख्याल से पहले नहीं हुआ। जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिन्होंने अपने साथियों को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया और खुद को भी धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जनता को कहा कि मैं तो इस तरह से जीऊंगा, बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन। ठीक है, इस पर चर्चा हो चुकी है, आपका पॉइंट आ गया, चर्चा हो चुकी है। समीर जी ठीक है समीर जी बहुत जल्दी से। जी निखिल जी, मेरा समय अमोल भवार को दे दीजिए और पूछ लीजिए लोकमत क्यों नहीं है पार्टी के स्तर पर। नहीं, उसका तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये भी नहीं बताया कि ग्रंथियों को दे रहे हैं तो जो मौलानाओं को दे रहे थे वो 18 महीने से दिया क्यों नहीं। चलिए अब आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। जी वो तो लात उस पर जवाब नहीं आया अनमोल जी का, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब चर्चा करेंगे तो उस पर जवाब देंगे, उस पर जवाब लेंगे उनसे। शाजिया इल्मी जी बहुत शुक्रिया, अनमोल पवार जी शुक्रिया, विजय कौशिक जी बहुत धन्यवाद और समीर चौगांवकर जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ।
एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित अमरपति खेड़ा इलाके में 300 से 400 साल पुराने सिक्के मिले हैं, जो ब्रिटिश काल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। इन सिक्कों पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की आकृति उकेरी गई है, वो बनी हुई है। दरअसल संभल जिला प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक तीर्थस्थलों को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं और उसके साथ ही संभल को पर्यटन नगरी बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है यहाँ की जमीन से निकलने वाले वे बेशकीमती खजाने और सांस्कृतिक धरोहर जो चीख चीख कर सनातन के गौरव की गवाही दे रहे हैं। संभल में पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गुरु अमरपति के समाधि स्थल से प्राचीन सिक्के और मटका मिले हैं। ये सिक्के 300 से 400 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। इन सिक्कों पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति भी उकेरी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने प्राचीन सिक्के और मटका अपने कब्जे में ले लिया है। संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव अलीपुर में स्थित गुरु अमरपति का समाधि स्थल 1920 से भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ये स्थान मिला है जो ASI की प्रोटेक्टेड श्रेणी में आता है। वर्तमान में वहाँ लगभग 2 बीघा के आसपास जमीन है। संभल जिला प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे पहले ASI की टीम यहां का निरीक्षण कर चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें समय समय पर यहां से प्राचीन सिक्के मिलते रहे हैं। यहाँ पर पुराना खेड़ा है, 200-300 साल पुराना। यहाँ पर वो सिक्के भी निकले हैं पुराने जमाने के, मतलब साधु संत के जमाने के, घड़े भी निकले हैं थोड़े। इस बीच संभल में प्रशासन ने ASI की मौजूदगी में मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के पास मिले सदियों पुराने कुएं की खुदाई शुरू की। संभल को पर्यटन नगरी बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के अनुसार संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों को संवारा जाएगा, जिनमें 41 तीर्थ और 19 कूप चिन्हित हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ मिलने वाली चीजों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे रेवेन्यू के मैप के अंदर जो साइट्स हैं, जो चीजें हैं, वो हमारे टूरिज्म के मैप पर आए। हम संभल कस्बे में एक म्यूजियम भी बना रहे हैं। इस बीच 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में कैफ और नईम नामक 2 लोगों की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम वारिस पुत्र फरमान निवासी खग्गू सराय थाना नखासा है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उसके बाद बात होगी आतंक के खिलाफ भारत को मिली है एक और सफलता। तहव्वुर राणा अब भारत लाया जा सकेगा। इस खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आतंक के खिलाफ भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुंबई हमले के सरगनाओं में शामिल तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण मामले में शनिवार को भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहव्वुर राणा को अभी बचना बहुत मुश्किल है। 26/11 हमले का दोषी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा का मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में अहम रोल था। राणा का संबंध लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से था। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी। तहव्वुर राणा हेडली के बचपन का दोस्त रहा है। 2009 में राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 2011 में शिकागो की एक अदालत में उस पर मुकदमा चला। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। चाहे कोई आतंकवादी हो, जहां भी दुनिया में छिपे रहेंगे, हम वहां से निकाल करके उनको उसकी सजा देंगे। अच्छा निर्णय है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जो भी उस आतंकवादी हमले में शहीद हमारे देशवासी हुए हैं, उनके परिवार को न्याय मिलेगी। ये सरकार जब उसको लाएंगे राणा को, तब और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, तब उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देंगे। मुंबई में हुए 26/11 हमलों में तहव्वुर राणा की भूमिका की बात करें तो इसने ही अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक कंसल्टेंसी फर्म बनाया। मुंबई में हेडली को लश्कर तैयबा पर नजर रखने के लिए कवर दिया। हेडली के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की राणा को जानकारी थी। 2009 में हेडली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राणा भी गिरफ्तार किया गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर आतंकियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया था। 17 साल पहले आतंकी हमले से 59 घंटों तक आर्थिक राजधानी दहल उठी थी। हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने नाव के जरिए मुंबई के कुलाबा क्षेत्र में प्रवेश किया। आतंकी कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे। हमले के कारण मुंबई में कई नामचीन जगहों पर गोलीबारी हुई थी। आतंकवादियों ने ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट को निशाना बनाया था। हमले में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी शहीद हुए। आंकड़ों के अनुसार हमले में 166 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेंच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। गोवा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 100 वर्षीय सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, मराठी लेखक मारुति भुजंग राव को पद्मश्री दिया जाएगा। दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला, सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भावेश,
दक्षिण भारतीय संगीतकार पी दत्तमूर्ति, फल किसान एल हैंगथिंग को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के ढाक वादक गोकुल चंद्र दास, कुवैत की योग गुरु शेखा अल सबा, नागालैंड के फल किसान एल हैंगथिंग, पुडुचेरी के वाद्य यंत्र थविल वादक पी दत्ता चनामूर्ति को पद्मश्री मिलेगा। इसके अलावा भजन भेरू सिंह चौहान, उपन्यासकार जगदीश जोशीला भी पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में शामिल है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दूरदर्शन हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की कवरेज करेगा, लेकिन इस बार दर्शकों के लिए ये कवरेज कुछ अलग और कुछ खास होने वाली है। रिकॉर्डिंग के लिए 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और पहली बार दूरदर्शन रिकॉर्डिंग के लिए 4K तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इससे दर्शक हाई क्वालिटी वीडियो का आनंद दे पाएंगे। इसके लिए पिछले कई दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। गणतंत्र दिवस पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता विशाल बरिस्टो ने पर ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, तो उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट में बस इतना ही है। आप कल की इन तैयारियों को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। ऑडियो से लेकर वीडियो तक 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इस बार का कवरेज है 4K में। हम इस पूरे शो के प्रोड्यूसर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी की गई है। गणतंत्र दिवस में खास है कि हम पहली बार 4K टेक्निक में इसको शूट कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस थे यहाँ पर? इस बार सबसे पहले तो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। अभी हम HD में करते थे पहले, अब 4K में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में हमने शुरू किया है। पहली बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड को हम 4K में दिखाएंगे। आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैंड्स की डिज़ाइनिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बैंड बने। ये ऑडियो वीडियो कंसोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। इस बार क्या नया होगा? देखिए यहाँ पे ऑडियो में बहुत चैलेंजेस है। देखने में हमें ऐसा मतलब इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत तरह के यहाँ पर इनपुट्स आते हैं जिसको हमें बैलेंस करना होता है और बेस्ट क्वालिटी देना है, क्योंकि हमारे देश की एक रिस्पेक्ट है ये 26 जनवरी, जिसमें हमें अपना बेस्ट आउटपुट देना होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको जो कनेक्टिविटी देनी होती है वो हमें राष्ट्रपति भवन का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है, वॉर मेमोरियल का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है और फिर यहाँ से वो सिग्नल अपने MSR को देना होता है। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ये 13 कैमरे हमने यहाँ रिसीव किए हुए हैं जो कि राजपथ पे लगे हुए हैं। 18 तारीख से हम ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, सुनील हैं, हम हैं, मनोज जी हैं और अभिषेक सर और पाठक सर की गाइडेंस में हम सब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देख रहे हैं। हमने एक्चुअल में 16 तारीख से यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद कैमरा कनेक्टिविटी OFC के थ्रू मतलब कैमराज आते थे बाहर फार एंड से और उसके बाद कैमराज यहाँ पे आए और 13 कैमरा एक्चुअली में हमने इंस्टॉल किए हैं आउटसाइड कर्तव्य पथ। दूरदर्शन ने चप्पे पर तैनात किए हैं 50 से ज़्यादा कैमरे और इसमें 2 PTZ भी हैं। ये बताइए कि PTZ कैमरा क्या होता है? एक्चुअली PTZ कैमरे को माउंट किया जाता है ऊपर से, आप देख रहे हैं वहाँ पर हाइट पर। देखिए पेन, प्रिंट और जूम का कंट्रोल नीचे हमारे पास होता है। वहाँ से हम जो भी कंटिजेंट आएंगे उसको फॉलो करते हैं और उसी पर फर्स्ट शॉट जो आएगा सुपर इम्पोज होगा जो भी कंटिजेंट आएंगे, तो उसका कंट्रोल पूरा मैनुअली हम लोग नीचे से करते हैं ऑटोमेटिक। और तमाम ये तैयारियां आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्रेन लगी हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कैमरामैन तैनात है और ये सिर्फ इसलिए ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन शॉट्स।
कैमरामैन कुमार दत्तक के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, कर्तव्य पथ से DD न्यूज।